नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी, एक पॉलिटिकल रेडिकल थ्योरिस्ट, एक रिवोल्यूशनरी, एक साइट्रिक और न्यू मार्क्सिस्ट से संबंधित या मार्क्स के विचारों से संबंध रखते हुए जो क्रांति की रणनीति है उसको बदलते परिवेश के अंदर मार्क्सवाद के अंदर संशोधन करना या माओ की क्रांति का जिन्होंने समर्थन किया था फ्रांस फैनन के विचार को आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। दरअसल जो फ्रांस फैनन है वह 20वीं शताब्दी का एक महान क्रांतिकारी था, थ्योरिस्ट था, रिवोल्यूशनरी था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और लगभग 36 उम्र तक फ्रांस फैनन इस धरती पर और बहुत ही कम उम्र के अंदर जैसे 1925 के अंदर फ्रांस फैनन का जन्म हुआ था और 1961 के अंदर फ्रांस फैनन की मृत्यु हो गई। दरअसल जो फ्रांस फैनन का जो जन्म 1925 के अंदर फ्रांस के एक आइलैंड मार्टिनिक आइलैंड के अंदर हुआ था और जो इनकी एजुकेशन शिक्षा है वो लियोन विश्वविद्यालय के अंदर उनकी पढ़ाई हुई थी और फ्रांस फैनन को इब्राहिम फ्रांस फैनन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस फैनन दरअसल अपने आप एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे और एक मनोरोग वैज्ञानिक भी थे। 1956 और 1965 के अंदर जब अल्जीरिया क्रांति हो रही थी, अल्जीरिया के अंदर क्रांति हुई, वो अपनी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए संघर्ष किया था। उसमें फ्रांस फैनन की भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और फ्रांस फैनन ने क्या है स्वतंत्रता संग्राम में जो विरोधियों का है क्या साथ देने का काम फ्रांस फैनन के द्वारा किया गया था। और 1951 के अंदर अमेरिका के अंदर क्या है फ्रांस फैनन की क्या है मृत्यु हो जाती है। फ्रांस फैनन ने जो अपने चिंतन का आधार बनाया जिसमें उसके अंदर उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध करने की बात की कि उपनिवेशवाद क्या है कि जो किसी भी दुनिया के लिए जो उपनिवेशवाद जो लंबे समय तक टिक रहा है उसके पीछे ये कारण कि जो व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी की बात आती है कि आपके यूरोप के जो लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, उनका लगभग पूरी दुनिया के ऊपर उपनिवेशवाद उन्होंने कायम किया था और इस आधार पे किया गया था कि व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी के आधार पे उन्होंने किया था कि जो श्वेत जाति है वह श्रेष्ठ जाति है और उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो रिलीजन्स है, उनका वे ऑफ लाइफ है वो क्या है अश्वेत व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत अधिक और अश्वेत जो व्यक्ति है वह भी स्वाभाविक रूप से या नेचुरल रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो व्हाइट मैन है वह क्या सच में क्या है हमसे सुप्रीम है या सुप्रीम है और जो आश्वेत व्यक्ति है वो अपने जो कल्चर अपने कल्चर के ऊपर उन्हें प्राउड नहीं है, मतलब वो अपने कल्चर के ऊपर वो गर्व नहीं कर रहे जिस कारण क्या है जो पूरी दुनिया के अंदर खास करके एशिया अफ्रीका लेटिन अमेरिका के अंदर जो उपनिवेशवादी महाशक्तियों का रहा उसके पीछे वो बात कर रहे हैं। फिर वह बात जो विदेशी शासन का जो विदेशी शासन है, विदेशी शासन उपनिवेश चाहे उसकी कॉलोनी है वो दोनों के लिए क्या है हानिकारक और दोनों क्या है एक मतलब साइकोलॉजी स्ट्रेस के अंदर दोनों अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ है कल्चरल इम्पीरियलिज्म की बात करता है। कल्चरल इम्पीरियलिज्म या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की ये कहता है कि जहाँ पे व्हाइट मैन जो लोग हैं मतलब जो यूरोप के जो लोग हैं जो श्वेत जाति के हैं जिनकी जो स्किन है वाइट है वो दुनिया के अंदर एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जिन जिन मुल्कों के अंदर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया है इसके साथ साथ क्या है वहाँ के जो लोग हैं समय के साथ साथ क्या है शासन करने के लिए उनकी भी कंसेंट ले ली है या वो अपनी जो संस्कृति है जो अपना कल्चर है उन देशों को में भी फैला रहे जहाँ पे उन्होंने किसी मुल्क के ऊपर क्या है डायरेक्ट रूप से कंट्रोल करने का काम किया है। और इनकी जो जाति है जो व्हाइट मैन की जो जाति है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मतलब वे अपने पूर्वजों के ऊपर या अपनी जाति के ऊपर गर्व बहुत करते हैं, परंतु जो आश्वेत व्यक्ति है वो अपने रेस के ऊपर या अपने स्किल के ऊपर क्या है गर्व नहीं करते, जो कि एक बुरा संकेत फ्रांस फैनन के द्वारा कहा गया है। फ्रांस फैनन का जो मुख्य उद्देश्य था उनका अल्टीमेट गोल था वह संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता की वह बात करते थे। और जो फ्रांस फैनन है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, हीगल से प्रभावित थे, जॉन पॉल सार्त्रे से प्रभावित थे, सिगमंड से प्रभावित थे, फ्रॉयड या मैक्स वेबर से भी काफ़ी प्रभावित थे। जो मेजर वर्क्स फ्रांस फैनन की रही एक छोटे से उम्र के अंदर वो 1952 के अंदर जो उनकी बुक थी उसका नाम था ब्लैक स्किन वाइट मास्क, 1952 के अंदर पब्लिश होती है। द डाइंग कोलोनियलिज्म 1959 के अंदर होती है। द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961 के अंदर होती है। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस नेक्स्ट है
टूवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964 के अंदर उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश ई बुक होती है। और फिर वो बोलते हैं एलिनेशन ऑफ फ्रीडम 1961 के अंदर ये उनकी बुक आती है। फ्रांस फैनन जो नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म की जब वो बात करें कि उपनिवेशवाद का जो स्वरूप है उसके अंदर फ्रांस फैनन ये कह रहे हैं, जो फ्रांस फैनन के जो विचार हुए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऊपर तो विदेशी जो हुकूमत है काफ़ी लंबे समय तक रही, और जो विदेशी हुकूमत है वो अपने वाइट मैन का जो वर्डन वाली जो थ्योरी देती थी उसको वो काफ़ी अच्छा समझती थी, मतलब काफ़ी सुप्रीम समझती थी। और जो ब्लैक स्किन वाले जो लोग थे उनकी जो कल्चर है उसको क्या है इन्फीरियर समझते थे, और लोगों के बीच भी ये रियलाइज करवाया गया था कि जो ब्लैक जो स्किन वाले लोगों का जो कल्चर है वो काफ़ी इन्फीरियर है। इसके साथ साथ जो उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ होती थी जिनका दूसरे मुल्कों के ऊपर कंट्रोल होता था, उनके द्वारा क्या है जो वहाँ की जो ज़मीन वहाँ की भूमि और उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या है बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन का काम किया जाता था। अपनी बुक जो 1952 के अंदर फ्रांस फैनन की पब्लिश होती है जिसका नाम था ब्लैक स्किन वाइट मास्क के अंदर फैनन ये कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद के जो अंतर्गत है जहाँ पे पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो कैपिटलिस्ट जो स्टेट्स है उनके द्वारा जो उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो श्वेत और अश्वेत जाति दोनों क्या रहती है स्ट्रेस के अंदर रहती है, मेंटली स्ट्रेस है दोनों के बीच रहती है। और जो वाइट स्किन वाले लोग हैं वो अपने आप को क्या है एक सिविल कल्चर वाला सिविल कल्चर या उनकी जो अपनी जो सभ्यता उसको श्रेष्ठ बताने का काम करते हैं, या जो कानून की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर कला कौशल की बात हो, वह क्या है आश्वेत लोगों के ऊपर ऐसा महसूस करवाते हैं कि जो ब्लैक स्किन वाले जो लोग हैं वो क्या है आश्वेत, ना उनके पास अच्छी एजुकेशन है, ना लॉ की उनके पास जानकारी है, ना उनकी संस्कृति अच्छी है, ना उनकी जो कल्चर है वो रिच कल्चर है, ऐसा फ्रांस फैनन के द्वारा कहा गया जा रहा है। जो फ्रांस फैनन ये कह रहा है कि जो वाइट मैन वर्डन जो थ्योरी के विरोध में हुए जो ऐसे मुल्क जो लंबे समय तक उपनिवेशवाद के शिकार है या ब्लैक स्किन वाले जो व्यक्ति है उनको भी क्या जैसे वाइट मैन जो व्यक्ति है जिनकी जो स्किन है वाइट है वह अपनी स्किन के ऊपर बहुत अधिक प्राउड फील करते हैं, वो अपने गर्व करते हैं अपनी कल्चर के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने वे ऑफ लाइफ के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। इसी तरह फ्रांस फैनन भी ये कह रहा है कि वे व्यक्ति जिनकी जो स्किन है वाइट स्किन नहीं मतलब ब्लैक स्किन है उनको भी अपने क्या संस्कृति के ऊपर, उनको भी अपने स्किन के ऊपर, उनको भी अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री के ऊपर, उनको भी अपने वे ऑफ लाइफ के ऊपर क्या है गर्व करना चाहिए, और यही उनकी मुक्ति का रास्ता है। फ्रांस फैनन हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन लड़ा जाएगा तो दो तरीके से लड़ा जाएगा। एक तो ये कि एक तो फिजिकली लड़ा जाएगा जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स के जो विचार हुए क्रांति के अंदर जब वो रेवोल्यूशन का जो सपोर्ट वो कर रहे हैं कि वायलेंट होनी चाहिए, वायलेशन की वायलेंस बहुत महत्वपूर्ण है, और वायलेंस से ही क्या है जो उपनिवेशवाद है या जो कॉलोनियल जो पावर से उनको बाहर खदेड़ा जा सकता है। साथ में वो ये कह रहे हैं कि एक जो साइकोलॉजिकल फ्रीडम की वो बात करें कि लोगों के बीच ऐसा महसूस करवाया जाना चाहिए कि जो उनकी कल्चर है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनकी जो ग्लोरियस हिस्ट्री वो काफ़ी रिच है, ऐसा फ्रांस फैनन के द्वारा कहा जा रहा है। फ्रांस फैनन यही बात कर रहे हैं कि जो श्वेत जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा भी ब्लैक स्किन वाले लोगों के साथ क्या मानवीय व्यवहार या ह्यूमन बिहेवियर एक अच्छा बिहेवियर उनका होना चाहिए। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के अंदर जो फ्रांस फैनन अपने विचार दे रहे हैं उनकी जो बुक थी द रेस्ट ऑफ द अर्थ जो 1961 के अंदर पब्लिश होती है, इस बुक के अंदर जो फ्रांस फैनन है उसने नेशनल मूवमेंट लिबरेशन का क्या है सपोर्ट किया है, और उन्होंने उसके अंदर भाग भी लिया था। हालांकि फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जो फ्रांस फैनन है उसने फ्रांस की तरफ से भाग लिया था लड़ाई के अंदर। फैनन जो रेवोल्यूशन जब होगा, जब क्रांति होगी या नेशनल लिबरेशन होगा, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो मुक्ति आंदोलन का जो स्रोत होगा ना तो शहर होगा और ना ही मध्यम वर्ग होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। अब वो कह रहा है कि ना ही जो अफ्रीकी संस्कृति की ओर लौट चलने की वह प्रेरणा कह रहा है कि जो नेशनल लिबरेशन के जो अग्रमपंथी होंगी उसके अंदर क्या हुए एक तो एक दलीय अधिनायकवाद की भी क्या आलोचना कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, और जो रेवोल्यूशन के अंदर जो महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका रहेंगी जो गांव के देहात के जो किसान हैं उनकी भूमिका को और क्या है फ्रांस फैनन क्या बहुत महत्वपूर्ण मानने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि संपूर्ण अफ्रीका का क्या है
नेशनल मूवमेंट के अंदर क्या है, हमें मदद मिल सकती है, ऐसा फ्रांस फैनन का मानना रहा है। फ्रांस फैनन ने जो आपके एशिया लैटिन अमेरिका का जो नेशनल मूवमेंट था वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, मानवीय विकास की तरफ क्या है, एक सहायक कदम के रूप में फ्रेंच फैनन के द्वारा कहा जाता। फ्रेंच फैनन ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जिन जिन देशों के अंदर नेशनल मूवमेंट, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, उन सभी मुल्कों को क्या है, एक दूसरे मुल्क की क्या है, कांटेक्ट में रहना चाहिए और एक दूसरे से क्या है, अलग अलग तरीकों से एक दूसरे की हेल्प करने का काम करना चाहिए। यदि फ्रांस फैनन और मार्क्सवाद के विचारों को, मार्क्सवाद के बारे में जो फ्रांस फैनन ये कह रहा है कि जो मार्क्स का जो विचार है वो तीसरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के अंदर क्या है, एक क्लास का तो उसने डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन किया है, परंतु जो कार्ल मार्क्स में सिर्फ वर्ग क्लास की बात कर रहा है, एक रिच है एक फोर है, परंतु कार्ल मार्क्स ने अपनी राइटिंग्स के अंदर या अपने फिलोसफी के अंदर कभी ये जिक्र नहीं किया कि दुनिया के ऊपर या एक नए तरह का शोषण भी हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो जिनकी स्किन ब्लैक स्किन है उनको व्हाइट मैन वार्डन की थ्योरी का सामना करना पड़ता है। और साथ में जो फ्रांस फैनन है उनके लेनिन से भी मतभेद थे, क्योंकि जो लेनिन ये कहता था कि पहले एक देश के अंदर राष्ट्रीय नेशनल लिबरेशन होगा और फिर उसके बाद क्या है, उन देशों के ऊपर साम्यवादी क्रांति या समाजवादी क्रांति होगी। और जो जैसे कार्ल मार्क्स का जो विचार था, जो तो फ्रेंच फैनन ने तो जो क्रांति का जो अगवा दस्ता बना दिया था, देहाती किसानों को बनाने का काम किया था। और जो कार्ल मार्क्स क्या है, जिसके लिए कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा था, कार्ल मार्क्स ये बात कर रहा था कि हमें जैसे जो लुच्चा सर्वहारा की जो बात आती, लुच्चा सर्वहारा अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण टर्म है। लुच्चा सर्वहारा के अंदर जो कार्ल मार्क्स ने जैसे जेब जेब कतरे होते थे, भगोड़े सैनिक होते थे, खिलाड़ी होते थे, उनको उसने शामिल किया है। जबकि फ्रांस फैनन ने लुच्चा सर्वहारा या लुम्पियन प्रोलेटेरिएट इंग्लिश के अंदर जो हम शब्द कहते हैं, वो कहता है कि इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ही क्रांति होंगी, इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे से मिलकर हुए क्रांति का निर्माण करेंगे, ऐसा फ्रांस फैनन का मानना था। और जो फ्रांस फैनन की जो क्रांति की जो रणनीति स्ट्रेटेजी उनकी थी, माओ से प्रभावित थी, माओ की वो स्ट्रेटेजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, परंतु ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद से क्या थे, थोड़े अलग थे, या काफ़ी ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद से काफ़ी अलग थे, या परंपरागत मार्क्सवाद के खिलाफ थे। फैनन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस रहा, पाल सात्रे जो एक अस्तित्ववादी थिंकर्स या फिलोसफर रहे, जो उनकी फैनन की जो महत्वपूर्ण मुक्ति दी रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961, उसके अंदर क्या है, जेन पाल सात्रे ने भी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाने का नाम किया था। इसके साथ जो दो फ्रांस फैनन है वो पैट्रिक लुमुम्बा से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि पैट्रिक लुमुम्बा ने भी रेशियल के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ उन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया था। दरअसल जो फ्रांस फैनन है उसने परंपरागत जो मार्क्सवादी जो विचार है, परंपरागत जो मार्क्सवाद के जो विचार है जिसके अंदर हमें रंगभेद की नीति देखने को नहीं मिलती, उसका उसने विरोध किया कि जो मार्क्सवाद की जो थ्योरी है वो क्या सर्वहारा वर्ग और बुर्जोआ वर्ग के ऊपर ही निर्भर है। उन्होंने तीसरी दुनिया के लिए ये कि जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके लिए क्या वो बहुत यूजफुल नहीं है। ऐसा क्या, जो तीसरी दुनिया के जो देश है, थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, वो एक साम्राज्यवाद के साथ साथ क्या वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेड हुए कंट्रीज रही है। 1952 के अंदर जो फ्रेंच फैनन की जो बुक आई थी जिनका नाम था ब्लैक स्किन एंड वॉइस मास्क, के अंदर क्या हुआ है, आश्वेत जाति के जो श्वेत जाति के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि आश्वेत जो श्वेत जाति है, उन्होंने आश्वेत जाति के ऊपर क्या अपने जो कल्चरल इम्पीरियलिज्म का भी है वो पूरी तरह से फैला दिया है। और जो ब्लैक स्किन वाले व्यक्ति है उनके दिमाग में भी ये बात घुसा दी है कि जो उनका जो कल्चर है वो वाइट मैन पीपल की अपेक्षा क्या बहुत निचला है। इसके साथ साथ जो फ्रेंच फैनन है वो क्या एक वायलेंस या वायलेंट रेवोल्यूशन की वो सपोर्ट कर रहे कि एक बुर्जुआ का एक हिंसक क्रांति होनी चाहिए। और फ्रेंच फैनन ये कह रहे जो वेस्टर्न जो बुर्जुआ है, जो बुर्जुआ वर्ग है, वो अपने आप में उत्पादक भी है और वो उत्पादक के साथ साथ क्या हुए परजीवी भी है, परंतु जो थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज के जो बुर्जुआज है वो क्या है, सिर्फ वो क्या है, केवल परजीवी है, वह क्या परजीवी है, वो उत्पादक नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण अपने आप में फैक्ट है, ठीक है। तो जो फ्रांस फैनन के जो मुख्यतः जो विचार थे उनके नेशनल लिबरेशन पर ही
आधारित थे और उसने इस बात का जो क्या है समर्थन करने का काम किया था कि जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर ख़त्म होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जो जब वो कार्ल मार्क्स के विचारों को क्या है वायलेंट रेवोल्यूशन की वो बात कर रहे तो जो फ्रांस फैनन को मार्क्सवादी के अंदर भी काउंट करने का काम करते हैं। जो फ्रांस फैनन के जो विचार थे वो दरअसल एक देश के लिए नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे जो फ्रांस फैनन का एक जो छोटा सा जीवन काल उनका रहा, उनके जो विचार है पॉलिटिकली रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों। तो आपसे उम्मीद है कि आप फ्रांस फैनन के बारे में जानने के लिए जो ये मेरी वीडियो है आपकी मदद जरूर करेगा। थैंक यू।